आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक कंसेप्ट जो थे, आच्छादी फलन, एक एक फलन क्या होता है, फलन क्या होता है, उन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रखा है, एग्जांपल्स भी सॉल्व कर रखे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो हे गाइस, दिस इज रवाशनी एंड यू आर वाचिंग इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में पहला क्वेश्चन होने वाला हमारा कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f/r से r एकेकी तथा आच्छादक है, यानी कि r से r के लिए इसकी मैपिंग, इसका प्रतिचित्रण हो रहा है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में। सही है। अब उसके लिए हमको सिद्ध करना होगा कि एकेकी है और आच्छादक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो नीचे केस दे रखा है उसे बाद में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे दे रखा है कि f(x) बराबर 1/x, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे अपन, हम बोलेंगे कि एकेकी के लिए। ठीक है, तो एकेकी के लिए क्या कर देते, हमने बात करा था कि यदि हम f(x1) बराबर f(x2) को लेकर चलते हैं साथ में, और जब नीचे सॉल्व करते हुए लेके आते हैं तो x1 बराबर यदि x2 हो जाता है, यानी कि दो x के जो मान हमने दोनों फंक्शन एक फंक्शन में दो बार रखे थे, वो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फलन है, वो हमारा एकेकी है। देखते हैं, इसलिए f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, अब समीकरण एक से बात करेंगे हम। तो समीकरण एक से हमको क्या पता चला कि f(x1) की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, f(1/x1) बराबर 1/x2। ऐसा कैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि हमने x को x1 से रिप्लेस कराया फंक्शन में, इसका मतलब फंक्शन ऑफ f(x) की इधर की साइड, राइट हैंड साइड, जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें x की जगह x1 पुट कर देंगे। तो इधर x1 और इधर x2 पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x1 बराबर x2। अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो आपको x1 बराबर x2 मिल जाएगा। सही है, ओके। इसका इधर और इसका इधर गुणा करोगे तो x1 बराबर x2 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब एकेकी तो फलन हमारा ये हो गया। अब हम आच्छादक के लिए बात करेंगे। आच्छादक के लिए, ठीक है। अब आच्छादक में हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि हम आच्छादक में क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ f(x) को y लेकर चलते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ f(x) को y कंसीडर करके चलते हैं। अब चूंकि समीकरण एक से हमने देखा, समीकरण एक से कि फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू 1/x दे रखी है, इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे मिलेगी 1/y। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, तो बच्चों ज़रा गौर से देखो। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें प्रांत और सह प्रांत का क्या रोल होता है। देखिए, यदि मान के चलिए ये आपका कोई समुच्चय x हो गया और ये वाला y, तो इधर जो समुच्चय दे रखा होता है वो प्रांत होता है, और ये जो समुच्चय होता है वो हमारा सह प्रांत होता है। गाइस, अगर आपने इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, मैं एक बार फिर बोलूँगा आप सबसे, पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, ताकि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो सके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा प्लेलिस्ट की, वहाँ पे जाके आप जो वीडियो है इसकी इंट्रोडक्शन वाली, उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो x1 में जो वैल्यू मिली होती है हमको, जैसे लेट सपोज यहाँ पे हमको, सपोज क्यों करना, जब यहाँ पे हमको दोनों वैल्यू पता है, अगर हमसे बोला है यहाँ पे कि वास्तविक से वास्तविक संख्याओं की मैपिंग की गई है, तो आप लोग जानते हो वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं में आपकी प्राकृतिक संख्याएं, आपके पूर्णांक, आपकी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं सभी आ जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर यहाँ से मुझे कोई वैल्यू मिले, हम आच्छादक के लिए क्या करते थे कि इधर इस वाले समुच्चय में यदि हमें कुछ मान दे रखे होते थे, लेट सपोज यहाँ पे मुझे कुछ मान दे रखे हैं, उन मानों को मैं ये देखता था कि ये जो मुझे मान यहाँ प्राप्त हुआ है, लेट सपोज कि अगर ये वाली जो वैल्यू मुझे यहाँ प्राप्त हुई है वो इस वाले समुच्चय के किस x की वैल्यू के लिए मुझे प्राप्त हुई है, यानी कि फंक्शन ऑफ f(x) = y, ये जो आ रहा है
अब मान के चलो यहाँ मुझे y मिल रहा है, लेट सपोज y मिल रहा है, तो y मुझे x की किसी ना किसी वैल्यू की वजह से तो मिल रहा होगा। देखो कि fx बराबर क्या था, 1/x था। अब हमने 1/x को किसके बराबर लिखा, y के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि x की कुछ वैल्यू हमने रखी होगी, उसकी वजह से हमको यहाँ पे y मिला होगा। सही बात है। तो x की वो कौन सी वैल्यू है जो इस प्रांत में उपस्थित है। अगर वो वैल्यू इस प्रांत में उपस्थित है जिसके लिए आंसर y आ रहा है, तब तो आपका फलन आच्छादक है। और यदि वो वैल्यू इस प्रांत में उपस्थित नहीं है तो आपका फलन आच्छादक नहीं होगा। सही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब जरा इसको कंसेप्टली समझते हैं। देखो हमने बोला कि फंक्शन ऑफ fx जो है 1/x है, ठीक है। अब यहाँ से जो 1/x था, क्योंकि फंक्शन ऑफ fx हमने y भी माना है, तो y बराबर 1/x हो गया। x की हमने वैल्यू निकाली 1/y। तो x की क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो कि 1/, में हो, 1/, में आए, उसकी वजह से इधर y मिल जाए। देखो y तो मिलेगा, y क्या है, वेरिएबल नंबर है, एक चर संख्या है, अर्थात कि उसकी जो मान है, उसकी जो वैल्यू है वो बदलती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। समझ में आई बात। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करके देखो, ये 1/, में दे रखा है। इसका मतलब क्या, 1/, में करके अगर कोई मान आपको मिलता है तो क्या वो इस वाले समुच्चय में मिलेगा। मैंने क्या बोला था कि यहाँ कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, आपकी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से अनंत तक। सही है। पूर्णांक आ सकता है, पूर्णांक क्या होता है, माइनस के अनंत से लेकर 0 सहित प्लस के अनंत तक। उसमें कोई भी आपकी दशमलव वाली संख्या, कोई भी अदर संख्या नहीं आएगी। -∞ से लेकर +∞ तक वैल्यू आएगी 0 को कंसीडर करते हुए। मतलब पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है जिन संख्याओं को आप अपनी डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हो। जैसे 1 है, 2 है, 3 है। अब जैसे बोला ना, किसी ने तुमसे 10 रुपये उधार मांगे, तो तुम उसको मैथमेटिकली क्या लिखोगे कि -10 रुपये मेरे पास उपस्थित हैं। -10 का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरे पास 100 का नोट था और -10 रुपये मेरे पास, मतलब यार ऐसे बोलोगे 10 रुपये मैंने किसी को दे दिए, तो 100 में से 10 घटाओगे 90 हो गए। तो तुमने जो 10 रुपये किसी को दिए, तो वो वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव हुई। तो उस नेगेटिव वैल्यू क्या बोलोगे, -10। तो वो कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव। लेकिन वो किस में आएगी, वो पूर्णांक संख्याओं में, यानी कि z नंबर में आपकी आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर में 1/y, अर्थात 1/, की कुछ भी संख्या हो वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। अर्थात कि x का वो मान तुम्हें इस समुच्चय में मिल जाएगा, जिसकी वजह से आंसर है y आ रहा है। अर्थात कि ये आपका जो फलन है वो आच्छादक होगा। अब हम नीचे एक लाइन में यहाँ पे लिख के इसको दिखा देंगे कि हमारा जो फलन है वो आच्छादक है। उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमने बताया यहाँ पे कि x की जो वैल्यू है वो आपको प्रांत वाले समुच्चय x में मिल गई है। ठीक है। अब उसके लिए हमको क्वेश्चन में ये चीज़ भी लिखनी पड़ेगी, लिख के दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो फलन है वो आच्छादक है। सही है। तो अब उसको लिखने की एक हिंदी होगी, किस प्रकार लिखोगे उसे। अच्छा, उस हिंदी को लिखने से पहले हम अपन ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में ऊपर हमसे क्या बोला गया, क्योंकि क्वेश्चन पूरा यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अभी हमको नीचे भी सॉल्व करना होगा। तो यहाँ नीचे क्या लिखा गया है कि एक की तरह आच्छादक है, जहाँ r' क्या थे, तो सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अच्छा, अभी एक लाइन हमने थोड़ी यहाँ पे देखा कि r की जो वैल्यू है, जो वास्तविक संख्याएं हैं, हमने क्या बोला था, उसमें सभी संख्याएं आती है, लेकिन यहाँ जो बोला गया वो बोला गया कि सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं आएंगी, यानी वो वैल्यू जो कि नेगेटिव है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताओ, जब इधर भी नेगेटिव वैल्यू, इधर भी नेगेटिव वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे y का मान रख दूँ -1, तो x की जगह क्या मिलेगा, -1। जैसे कि अगर y की जगह मैं -1 रखता हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, -1, जो x की वैल्यू होगी। लेकिन क्या x की जो वैल्यू -1 आ रही है वो इस समुच्चय में है, बिल्कुल है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में -1 भी तो आता है। और उसने हमसे यही बोला है कि दोनों तरफ कैसी संख्या है, ऋणोत्तर संख्या है। समझ में आई बात। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो हमारा समुच्चय y था, एक बार और बोलूंगा कि आपका जो समुच्चय y था, जिसमें कि आपको fx बराबर y जो आंसर मिल रहा था, वो जिस संख्या की वजह से मिल रहा था, वो आपको x जो समुच्चय है उसमें वो संख्या मिली है आपको। यानी यहाँ पे जो आंसर आपको मिल रहा था वो x के किस मान के लिए मिल रहा था, वो मान आपको यहाँ पे मिल रहा है। अतः आपका ये जो फलन है वो आच्छादक होगा। अतः
आच्छादक है, अतः सॉरी फलन छोड़ दिया मैंने, अतः फलन आच्छादक है। अब दूसरा केस क्या दे रखा है कि यदि प्रांत R को, R इसको तुम स्टार बोल लो, स्टार से दिखाया गया यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ बोला गया यदि प्रांत R को, अब देखो प्रांत इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखो मैंने क्या बताया, ये तुम्हारा प्रांत है, ये तुम्हारा सह प्रांत है। तो इसमें बोला है कि प्रांत R को यदि n से बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत जो है वो पूर्ववृत्त R ही रहे। अर्थात देखो जो दूसरा केस आया उसमें क्या आया, दूसरा केस कि इसने क्या करा, यहाँ पे जो यहाँ पे R संख्या दे रखी थी उसको क्या करा, इसने प्राकृतिक संख्याओं से बदल दिया। n क्या होता है, प्राकृतिक संख्या है। और जो सहप्रांत था वो एज इट इज छोड़ दिया R। यहाँ पे जो हम x बोल के चल रहे थे, जो प्रांत था वो R ही तो था, R वास्तविक संख्याएं तो थी, ये जो y था वो भी R वास्तविक संख्या थी, ऋणेतर वास्तविक संख्याएं थी, ये भी ऋणेतर वास्तविक संख्या, ये भी ऋणेतर वास्तविक संख्या है। तो सॉरी फॉर दैट। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला अगले केस में कि प्रांत जो R है उसको n से बदल दिया, यानी कि यहाँ पे n लिख दिया और इस वाले को एज इट इज छोड़ दिया। अब n में क्या आएगा, प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जाएगा। और प्राकृतिक संख्या कैसी है, ऋणेतर जो वास्तविक संख्या, तो इसमें -1, ठीक है, माइनस आपका कुछ भी ले लो 1/2, तो ऐसे माइनस की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट तक आपकी जाएंगी। सही है, समझ में आती है, 70 की वैल्यू आएंगी यहाँ पे। तो इसने बोला कि जब आप इस कंडीशन को बदल देते हो, यानी कि R को n में बदल देते हो, तब भी क्या ऊपर जो केस में दिखा है वो सेम रहेगा, क्या जो फलन है वो एक ही है, और जो फलन आच्छादक ऊपर दिखाया है क्या वो आच्छादक है, यानी कि दोनों केस दोबारा अब इस केस के लिए भी एक ही और आच्छादक होगा फलन हमारा। ये चीज़ हमको और चेक करनी पड़ेगी, उसको और चेक करते हैं। देखिए अब ऊपर वाला केस लेके चलेंगे अपन। फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू है 1/x, ठीक है। अब यदि मैं बोलूं कि x1 बराबर x2, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि x की जगह मैं कोई वैल्यू रख रहा हूं जो कि x1 मान के चलो, और दूसरी तरफ वैल्यू रख रहा हूं x2, सही है, तो उसका मान रखने पर क्या वो फलन एक ही मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है। अगर मैं बोलूं कि f(x1) बराबर f(x2), ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 1/x1 बराबर 1/x2, तो यहाँ से x1 बराबर क्या मिलेगा, x2, ठीक है, तो फलन एक ही हो गया। अतः फलन जो होगा इस कंडीशन में भी क्या था, एक ही है, एक ही है। अब आच्छादक की बात करेंगे, ये आपका एक के लिए हो गया, ये आपका आच्छादक का होगा, यहाँ पे आच्छादक, ठीक है, आच्छादक के लिए। तो देखो अब जरा यहाँ पे अब चीज़ समझने वाली बात है। हमने क्या बोला था कि फंक्शन ऑफ f(x) को अपन क्या बोलेंगे, y, लेकिन फंक्शन ऑफ f(x) क्या है, 1/x है। इसका मतलब क्या हो गया कि y जो है वो आपका 1/x आया, सही है। अब चूंकि मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 1/y आएगी, चलो ठीक है, समझ में आती है बात। तो इधर देखो उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ पे तुम्हें प्राकृतिक संख्या दे रखी है और यहाँ पे दे रखी है वास्तविक संख्या। अब मैं तुम्हें बता दूं कि x का जो मान आएगा वो प्राकृतिक संख्याओं से आएगा और y का जो मान आएगा वो वास्तविक संख्याओं से आएगा, ऋणेतर वास्तविक संख्याओं से आएगा, ठीक है। तो अब जरा तुम मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ अगर मैं y की जगह इस ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से किसी भी अवयव को उठा के रखता हूँ तो क्या मुझे x की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी? बताओ कि अगर मैं y की जगह इसमें से कोई वैल्यू उठाता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी वैल्यू है ना वो सब नेगेटिव है, सब -1 -2 -3 -1/2 माइनस, जितनी आंसर आने वाले हैं सब माइनस के, क्योंकि कैसी संख्या है, ऋणेतर वास्तविक संख्या है। और इससे पहले वाला जो समुच्चय है वो मेरा कैसा समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, समझ में आती है बात। तो देखो यहाँ अगर मैं r से कोई भी संख्या रखता हूँ तो मुझे r की जो वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलती है। अब मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों चाहिए यहाँ पे x की, वो इसलिए चाहिए चूंकि ये जो मेरा समुच्चय n है वहाँ पे सभी संख्याएं मेरी प्राकृतिक हैं और प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक ही होती हैं, 1 से लेके धनात्मक अनंत तक होती हैं। अब देखो हमने क्या बताया था कि यहाँ जो हमें आंसर मिलेगा वो x के किस मान के लिए मिल रहा है वो हमको दिखाना होगा, और अगर वो संख्या यहाँ मिल जाती है तो वो आच्छादी है, और कोई एक संख्या भी अगर यहाँ नहीं मिलती है तो वो आच्छादी नहीं होगा।
अब मैंने क्या देखा, यहाँ तो कोई संख्या नहीं मिल सकती तुम्हें इधर, क्यों? देखो यहाँ पे ये फलन कैसा है, धनात्मक फलन है। 1/y को देखो ये कैसा है, धनात्मक ही तो है। लेकिन y की जगह कोई तुम वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितनी है, जो कि सभी नकारात्मक वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यूज है, उनको अगर तुम यहाँ रखोगे ना तो x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। इसका मतलब ये आच्छादी फलन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि जो दूसरा केस इसने हमसे बोला था, क्या पहली वाली कंडीशन फॉलो होगी? नहीं, असत्य है। पहली वाली कंडीशन जो पहले एक एक ही और आच्छादक आ रहा था, इस बार केवल एक एक ही आएगा, आच्छादी नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन जो होगा वो आपका आच्छादक नहीं होगा। देखो इस तरीके से तुम वहां पे लिख दोगे कि चूंकि x की जो वैल्यू है वो नकारात्मक प्राप्त हो रही है, अब चूंकि x की जो वैल्यू है वो प्राकृतिक संख्याओं में मिलेगी जो कि धनात्मक संख्या होंगी, अर्थात कि जो नकारात्मक वैल्यू x की आ रही है वो x के समुच्चय n से संबंधित नहीं है। अतः ये जो संबंध है वो ये जो फलन है वो कैसा हमारा आच्छादी फलन है। ठीक है, समझ में आता। चलो एक काम कर दो, छोटा सा ना एग्जाम्पल लेके यहीं से क्लियर कर देता हूँ और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो ये लाइन लिखने से पहले ऊपर तुम्हें कुछ चीज़ लिखनी होगी। x बराबर 1/y, मान के चलो कि मैं y की जगह 1/2 लूँ, सही है, y की जगह क्या लूँ, 1/2 लूँ। अब देखो चूंकि r जो है मेरा वो क्या, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे -1 लेता हूँ, ऋणोत्तर वास्तविक अगर यहाँ पे -1 लेता हूँ तो वैल्यू कैसे मिल रही है, -1। तो मैं लिख दूंगा कि अब ये जो लाइन में लिखी है उसे मैं नीचे लिख दूंगा, अतः फलन मेरा आच्छादक नहीं है। सो गाइस ये था पहला क्वेश्चन, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित फलनों की एक एक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कुछ ऐसे फंक्शंस दे रखे हैं जो कि बताया गया है कि इस समुच्चय से इस समुच्चय में उसकी मैपिंग यानी उसका प्रतिचित्रण हो रहा है। अब बस ये बता दो कि एक एक ही तथा आच्छादी है या नहीं है, बस वही बता देते हैं। तो देखिए पहले वाले में जो बोला है कि fx बराबर x², यानी फंक्शन क्या दे दिया हमको, fx बराबर x², इक्वेशन नंबर 1 द्वारा प्रदत्त फलन f जो है n से n के लिए क्या एक एक ही आच्छादी है या नहीं, बस ये बताना होगा। ठीक है, तो देखो एक एक ही के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक ही के लिए, क्योंकि सबसे ईजी पड़ेगा आपको। देखो एक एक ही में तो कोई प्रॉब्लम आपको पड़ेगी नहीं, एक एक ही जस्ट सिंपल, ये बहुत ईजी होता है। लेकिन आज दिन क्या होगा, थोड़ा कंसेप्ट आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक एक के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लेके चलेंगे f(x1) बराबर f(x2). तो देखो f(x) की जगह क्या है, x², तो x1² बराबर x2²। तो स्क्वायर से स्क्वायर, दोनों तरफ अगर आप अंडर रूट ले लो, अगर यहाँ लिखो कि दोनों तरफ, ये हिंदी जो है आप लिख लेना कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर x1 बराबर x2 हो जाएगा। अतः एक एक ही फलन ये तुम्हारा हो गया। अब आच्छादी देखेंगे, आच्छादक के लिए आच्छादक फलन देखने वाले हैं अपन। तो आच्छादक में क्या होता है, वही चीज़, फंक्शन ऑफ fx को क्या लेके चलते हैं अपन, y। अब फंक्शन ऑफ fx को y लेके चलते हैं, लेकिन समीकरण 1 से हम लोग जानते हैं कि y क्या, fx क्या होता है, x² के बराबर, तो y क्या हो जाएगा, x² के बराबर। लेकिन यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा वो √y आएगी, √y आएगी। चलो अब थोड़ा सा मैपिंग की ओर ध्यान देते हैं। ये आपका n प्राकृतिक संख्या, ये भी n प्राकृतिक संख्या, ये प्रांत, ये सह प्रांत। तो देखो प्राकृतिक संख्या में क्या आएगा, सभी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। पॉजिटिव के साथ साथ कैसी वैल्यू आएंगी, वो सीधी की सीधी, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस सीधी सीधी वैल्यू आएगी, ना कोई पॉइंट का, ना कोई दशमलव, ना कोई अंडर रूट, ठीक है, ना कोई अपॉन का, कोई संख्या नहीं आएगी, सीधी संख्या आएगी। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी मान y के लिए y आंसर जो है वही तो यहाँ मिलेगा। तो मैं fx का आंसर क्या आ रहा है, y, तो y तो मैं यहाँ मिलेगा, लेकिन y किस वैल्यू, x के किस मान के लिए मिलेगा, वो यहाँ होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि y जो आंसर हमें आ रहा है वो x के √y मान के लिए आ रहा है, यानी y जो आंसर फंक्शन ऑफ fx का आ रहा है वो x के
अंडर रूट वाई मान के बराबर वाई एक्स का जो अंडर रूट वाई मान है उसके लिए आ रहा है। थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप लोग देखा करो, थोड़ा समझने की कोशिश किया करो कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, एक बार और बोलता हूँ, यहाँ पे जो हमको एफ एक्स का जो आंसर आ रहा है वाई, ठीक है, वो वाई आंसर हमें जो आ रहा है वो इस समुच्चय में आ रहा है, लेकिन एक्स के किस मान के लिए आ रहा है जी? एक्स के अंडर रूट वाई मान के लिए आ रहा है। लेकिन क्या अंडर रूट की कोई संख्या इस समुच्चय में उपस्थित है? दोबारा बोलता हूं, क्या अंडर रूट की कोई संख्या प्रांत n में उपस्थित है? ये तुम्हारा प्रांत है और ये तुम्हारा सह प्रांत है। क्या इसमें उपस्थित है? प्रांत में नहीं है। अतः तुम क्या लिखोगे यहां पे कि चूंकि x प्रांत में ऐसा कोई मान या अवयव नहीं है जिसके लिए अंडर रूट वाई सहप्रांत में से मतलब क्या बोला कि एक्स प्रांत में ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए अंडर रूट वाई सहप्रांत से संबंध दर्शाता हो। ठीक है, दर्शाता हो, इसलिए आपका जो फलन है, फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, अतः आपका जो फलन है वो आच्छादक नहीं है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहले वाला। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन तो पहले जैसा ही दे रखा है, द्वारा जो प्रदत्त फलन है वो z से z के लिए मैपिंग कर रहा है, यानी कि जो पूर्णांक संख्या होती हैं उनसे पूर्णांक संख्याओं के लिए मैपिंग कर रहा है। तो अब हमको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एकेकी और आच्छादक है या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी अपन क्या देखते हैं कि सबसे पहले क्या बोला गया है कि z से z मैपिंग हो रही है। अब एकेकी के लिए बात करेंगे, एकेकी के लिए सही है। तो देखो पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन से मान आते हैं, वो सारे मान हम एकेकी के लिए रख के देखते हैं और क्या वो सही साबित होते हैं या नहीं, वो चीज़ ट्राई कर लेंगे। तो देखो यहाँ अपन क्या करेंगे, अपन लेके चलते हैं कि माना हम सपोज करते हैं कि -1 और 1 जो है वो z से बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखो करते भी हैं। -1 और जो 1 है वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं दोनों की दोनों। अच्छा, ये दोनों संख्या क्यों ली है आगे समझ में आएगा। अब ये दोनों संख्याएं जो है वो z यानी कि आपके सहप्रांत से बिलोंग कर रही है। ठीक है, सहप्रांत से बिलोंग कर रही है। अब जैसे यहाँ पे इसकी मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि ये भी z है जो कि प्रांत है आपका, ये भी z है जो कि सहप्रांत है आपका। ठीक है, अब जो z में जो संख्या आएंगी वो कैसी आएंगी, -∞ से 0 होते हुए +∞ तक, और सहप्रांत में भी वैल्यू क्या आएगी, -∞ से 0 के साथ साथ +∞ तक। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब -1 और 1 जो है वो दोनों वैल्यू आपको सहप्रांत में मिल रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। इसलिए अपन क्या करेंगे कि f1 बराबर और f-1 ये दोनों आंसर कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। गौर से देखो कि x की जगह अगर तुम -1 रखो तब भी 1 आएगा, और x की जगह तुम 1 रखो तब भी 1 आएगा। यानी हमने क्या देखा कि f1 बराबर f-1, जिससे क्या आंसर आ रहा है, सॉरी 1 आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, तब क्या 1 -1 के बराबर होगा जी, ये बताओ, क्या होगा बराबर, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो x की जो वैल्यू थी वो 1 रखी और -1 रखी, दोनों कंडीशन में आपका जो आंसर आया वो 1 ही आया, जो कि 1 था। ठीक है, लेकिन 1 और -1 कभी बराबर नहीं हो सकते। हम एक के लिए क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं शुरुआत से, कि अगर अपन दो संख्याओं को रखते हैं जो कि x1 और x2 हैं,
अब यदि x1 और x2 दोनों बराबर आ जाती हैं तो वो एक एक ही होता है, अगर दोनों बराबर नहीं आती तो नहीं होता। यहाँ हमने x1 x2 ना लेकर सीधे के सीधे पूर्णांक से संख्या उठाई है और डायरेक्ट जो फंक्शन उसमें पुट करा है। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिला कि दोनों संख्याएं समान नहीं है, अतः ये एक एक ही फलन नहीं होगा। लिखेंगे कि अतः एक एक ही फलन नहीं है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए आएंगे। आच्छादक में देखते हैं आच्छादक भाई साहब क्या बोल रहे हैं हमसे। अब आच्छादक में क्या होगा, वही चीज़ कि अपन क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स को हमेशा वाई लेकर चलते हैं, यही चीज़ करते आ रहे हैं। अब फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो वाई है, यहाँ पे हमको देखने को मिला वाई क्या होगा, या फिर ऐसे बोलूँ कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं ये सोच के चलता हूँ कि -2 जो है वो बिलोंग करता है आपके z से, -2 जो है वो z से बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा z जो वैल्यू मिल रही है तुमको कहाँ मिल रही है, सह प्रांत में मिलेगी, क्योंकि इसका आंसर कहाँ आएगा, सह प्रांत में। अब दोबारा देखो, तुम लोग ये सोचोगे -2 ही क्यों लिया, मैं प्लस का भी तो ले सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। देखो हमने क्या बोला था इंट्रोडक्शन के लिए, देखो इसीलिए मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन को देखो जाके, डाउट जो आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। आपको जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो देखो हमने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बात करी थी कि आपकी जो मैपिंग होती है वो इस साइड से अपन ये सोच के चलते कि ये अपोजिट चल रहा है, मामला अपोजिट चल रहा है। कैसे अपोजिट चल रहा है, यहाँ पे क्या मिलता है हमको, हमेशा फंक्शन का आंसर मिलता है। यहाँ पे फंक्शन का जो आंसर जिस मान के लिए मिल रहा है वो मान यहाँ मिलता है। जैसे फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मान के चलो 10 आ रही है, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू जो 10 आ रही है वो एक्स के किस मान के लिए आ रही है, वो मान आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। सही है, तो देखो जरा मैंने क्या बोला था कि अगर इधर साइड के हर एक अवयव, जितने भी अवयव इसमें उपस्थित हैं, उन सभी अवयवों का जो संबंध है वो इसके किसी ना किसी अवयव से होता है तो वो आपका आच्छादक होगा। अर्थात इस समुच्चय में अगर कोई एक अवयव भी ऐसा छूट गया जिसका की संबंध या जिसकी जो मैपिंग है वो इस साइड वाले किसी अवयव से नहीं हो रही है, अर्थात ये आपका आच्छादक फलन नहीं होगा। यानी कि हमको देखो ऐसा दिमाग लगाकर वो अवयव ढूंढना होगा जो कि आच्छादक है और नहीं भी है। अर्थात अगर तुम पिछले से, जैसे देखो तुम यहाँ +2 रख दो तो +2 तो बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि +2 यहाँ रखा हुआ है। आपकी वैल्यू कैसे आई, देखो दोबारा समझाता हूँ। यहाँ मैं कहना क्या चाहता था कि एफ एक्स बराबर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है जो कि सह प्रांत में मिल रही है, मान के चल रहा हूँ -2 आ रही है, लेकिन क्या एक्स के किसी मान के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2 आ सकती है? सोच के देखो, क्या किसी संख्या का तुम वर्ग करो और वर्ग करने पर क्या वो आंसर तुम्हें माइनस का मिल सकता है? जी नहीं, वो केवल इमेजिनरी संख्याओं में होता है। इमेजिनरी नंबर यानी कि जो आपके नंबर होते हैं आयोटा वाले, वहां पे प्राप्त होता है। सम्मिश्र संख्याएं जो होती है वहां मिलता है, लेकिन सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ आपको पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। यानी यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, अंडर रूट में -2, लेकिन अंडर रूट में जो -2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या कर रही है, z जो कि प्रांत है आपका इस वाले साइड बिलोंग नहीं कर रही है। z x की जो वैल्यू आई -2 अंडर रूट में, वो वैल्यू इधर साइड उपस्थित ही नहीं है। और जब इस साइड से फंक्शन का कोई आंसर जैसे -2 आ रहा है, वो -2 आंसर किसके लिए आ रहा है, अंडर रूट -2 के लिए। वो अंडर रूट -2 इधर उपस्थित है नहीं, अतः ये जो तुम्हारा फलन होगा वो आच्छादक नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे हम +2 तो ले सकते थे, क्योंकि +2 अगर हम यहाँ पे लेंगे तो अंडर रूट में वैल्यू मिल जाएगी √2, और √2 वैल्यू वो यहाँ पे उपस्थित होगी। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तुम्हारा आच्छादक हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर कोई एक अवयव भी इस साइड रह जाता है जिसकी मैपिंग इधर नहीं हो पाती, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये फलन मेरा आच्छादक होगा। भाई ये चीज समझो, तुम ये नहीं कह सकते कि ये फलन मेरा आच्छादक होगा। यानी कि तुमको ये चीज सोचनी चाहिए कि क्या कोई एक ऐसा अवयव तो नहीं छूट रहा है जो कि आच्छादक, जिसकी वजह से फलन हमारा आच्छादक नहीं बन रहा हो। तो हमने वही देखा कि इसकी वजह से फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा, अर्थात तुम कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे उसके लिए फलन आच्छादक नहीं होगा। अतः ये जो फलन है तुम्हारा ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। यहाँ लिख देंगे कि अतः फलन आच्छादक नहीं है। समझे? आई होप समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, सो ये आया क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोला गया है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या दिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, और इसके लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि द्वारा प्रदत्त फलन जो है वो r से r में प्रतिचित्रित है, यानी r से r में उसकी मैपिंग हो रही है।
अब देखो फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक एक की और आच्छादक वही चीज करनी है, उस पर कुछ नया तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो एक एक के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे कि x1 बराबर x2 लेकर चलते थे, और उन दोनों को यदि x1 बराबर x2 प्रूफ हो जाता था तो हम बोल देते थे कि वो एक एक ही है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वही चीज़ लेके चलेंगे कि माना कि -1, 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके रियल नंबर से, जो कि फैक्ट है कि -1 और 1 जो है वो रियल नंबर इनकी वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करता है। अब ये संख्या कौन सी होंगी, प्रांत। जैसे यहाँ तो मैं 2 समुच्चय दे रखे हैं, ये तुम्हारा आर है, ये भी आर है, लेकिन ये जो आर है वो प्रांत है, ये जो आर है तुम्हारा से प्रांत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है वो -1, 1 दोनों होंगी। अब इन दोनों के लिए हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो देखो फंक्शन ऑफ एफ एक्स से पहले तुम रखोगे 1, f1 बराबर f-1। देखो जरा f1 रख लो, x की जगह तुम फंक्शन में या तो 1 रख लो या -1 रख लो, दोनों से में तुम्हें जो आंसर आएगा ना वो एक ही आएगा। देखो क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे वो भी 1 और -1 का स्क्वायर करोगे वो भी 1 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या जब तुम इसे सॉल्व करते लेके आओगे तो क्या 1 जो है वो -1 के बराबर बैठ जाएगा? जी नहीं, 1 जो है -1 के बराबर नहीं बैठेगा। इसका अर्थ हो गया कि ये हमारा एक ही फलन नहीं है। हम लिख देंगे कि अतः यह एक की फलन नहीं है। अब आती है आच्छादक की बारी। तो देखिए आच्छादक के लिए हमने बताया था शुरुआत में कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स को y लेके चलते, क्योंकि y जो आंसर आएगा वो इस सहप्रांत में आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर दे रखी है। अब अगर मैं मान के चलता हूँ, मैंने माना कि -2 जो है वो बिलोंग कर रहा है तुम्हारा रियल नंबर r से। कौन सा वाला रियल नंबर, सहप्रांत वाला। यहाँ हम सहप्रांत लेंगे क्योंकि मैपिंग कैसी करते हैं, हम उल्टी करते हैं मैपिंग। हम मैपिंग r से यानी सहप्रांत से प्रांत में करते हैं। ये सॉरी गाइस, थोड़ी सी जो वीडियो है बीच में इंटरप्ट हो गई। सो मैं क्या बोल रहा था कि हम यहाँ पे -2 को मान के चलेंगे कि वो एक सहप्रांत जो कि रियल नंबर है वहां से बिलोंग करता है। क्यों, देखो यहाँ जो आपको मान मिलेगा -2 वो ये बताएगा कि -2 मान आपको जो मिल रहा है वो प्रांत वाले समुच्चय r से x के किस मान से संबंधित है। यदि x का वो मान उस प्रांत वाले r समुच्चय में उपस्थित है तो तुम बोल लोगे कि ये आच्छादक फलन है, और यदि वो मान वहां उपस्थित नहीं होता है तो तुम बोलोगे कि वो आच्छादक फलन नहीं है। बस इतनी सी बात है। बस हमको ये देखनी पड़ता है कि x की जो वैल्यू है क्या प्रांत वाले समुच्चय में हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। बस इतनी सी बात कॉन्सेप्टली हमको समझनी होती है। तो यहां देखेंगे तो देखो -2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर r से, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे, सही है। यहाँ इसने हमको नहीं बोला कि ऋणात्तर के नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना, कुछ नहीं बोला, यानी -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम फंक्शन से बात करते हैं। अब -2 क्या है, सहप्रांत में एक आंसर ही तो आएगा। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर, इसलिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -2। लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर -2 ये जो आ रहा है ना, एक्स के किसी भी मान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। एक्स के ऐसे किसी मान के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी वास्तविक मान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक्स स्क्वायर का जो मान है वो -2 ला के दिखा दे, समझ रहे हो। अतः ये जो फंक्शन होगा मेरा वो आच्छादक नहीं होगा। कहने का अर्थ हो गया, हम क्या लिखेंगे, यह आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि x की ऐसी कोई भी वैल्यू हमारे पास वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित नहीं है जो कि उस संख्या का हम वर्ग करें और हमें आंसर -2 मिल जाए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी संख्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं मेरे भाई। समझ में आती है बात, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला गया है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त फलन जो है वो f/n से n में प्रतिचित्रित हो रहा है, और उसके लिए हमें बताना होगा कि क्या ये फलन एकेकी और आच्छादक है या नहीं है। चलिए बात करते हैं।
तो इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमको फंक्शन ऑफ एफ एक्स में क्या दे रखा है, एक्स क्यू। ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स में क्या दे रखा है, एक्स क्यू। यानी कि आप पहले देखते हैं एक एक के लिए क्या होता है, एक एक के लिए। सही है। तो अब चूंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में ही इसकी मैपिंग जो है हो रही है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 अनंत तक, 1 2 3 4 अनंत तक, यानी धनात्मक अनंत की ओर होती हैं संख्याएं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो एक एक के लिए कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो वही चीज लेके चलेंगे कि हमने माना कि x1, x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, इसलिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वन बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स टू लेके चले तो x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, और दोनों तरफ अगर आप घनमूल ले लेते हो, हम लिखेंगे कि दोनों ओर घनमूल लेने पर, जब दोनों ओर आप घनमूल ले लोगे, जैसे वर्गमूल होता है ना, स्क्वायर का विलोम क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, वर्गमूल। ठीक है, वर्ग का विपरीत क्या होता है, वर्गमूल। उसी तरह जब आप किसी संख्या का घन करते हो तो घन का विपरीत क्या होता है, घनमूल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ऊपर घन के साइन लग रहा है वो हट जाएगा और x1 बराबर x2 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि x1 बराबर x2 में प्राप्त हो गया है, अतः ये हमारा एक ही फलन होगा। अच्छा, अब तुम लोग क्या बोलोगे, तुम ये बोलोगे कि सर जी ये बात बताओ, यहाँ पे तो आपने x1 बराबर x2 रखा था, लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे आपने 1 और -1 क्यों रखा था? वहां पे भी तो हम x1 और x2 ले सकते थे। जी बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन वहां आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती। क्यों दिक्कत होती वो समझो। देखो यहां अगर तुमने हमने क्या लिया था, -1 और 1 लिया था। ठीक है, अगर यहां मैं x1 और x2 लेता तो x1 की वैल्यू जो है, x1 क्या है, एक वेरिएबल संख्या है, x2 क्या है, वो भी वेरिएबल संख्या है। ठीक है, अतः उसका मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल x1 और x2 वेरिएबल संख्या। ये मत समझना कि x1 और x2 यहां जो दे रखा है मैं किसी समुच्चय से बिलोंग कर बोल रहा हूं कि किसी समुच्चय के आधार पर वो जो है धनात्मक है ऋणात्मक है, नहीं। नॉर्मली एक जो चर संख्या जो होती है, जो वेरिएबल नंबर होते हैं ना, वो हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम बस उनको अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ये नंबर हमारा होगा। ठीक है, लेकिन अब जरा एक चीज बताओ, यहां अगर मैं x1 x2 ले लेता, ठीक है, और फिर उसके बाद -1 और -1 और 1 रखता, देखो x1 x2 रखता तो x स्क्वायर बराबर क्या होता, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो वहां से x1 x2 मिल जाता, तब तुम कहते कि एक एक ही है। लेकिन 1 और -1 रखता तब ये एक एक ही नहीं होता, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता। देखो x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू हमें नहीं पता होता कि धनात्मक लेनी है या ऋणात्मक लेनी है। यदि x1 और x2 में से कोई एक संख्या धनात्मक होती है और कोई एक संख्या ऋणात्मक होती इसकी तरह, तो वो बराबर नहीं होता, समझो। लेकिन अगर वो दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है तो वो संख्याएं दो है x1 x2 बराबर हो जाती। सही है, लेकिन यहां पर चूंकि जो समुच्चय दिखाया गया था वो रियल नंबर था, और रियल नंबर में धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं आती हैं। इसका मतलब क्या होगा कि x1 x2 हम यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि x1 x2 की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उनका रियलिटी में जो मान है उनका, वो धनात्मक है ऋणात्मक है। इसीलिए हमने दो संख्याएं ऐसी ली जिनमें हमें ये क्लियर कर दिया कि ये एक एक ही है या नहीं है। समझ में आई? अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में हमने x1 x2 क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या दिखाएंगे और प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 से करके धनात्मक अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो x1 ले लो, x2 ले लो, x3 ले लो, x4 ले लो, वो सभी संख्याएं धनात्मक होने वाली हैं। अतः यहां जब तुम धनात्मक संख्या का क्यूब करोगे तो वो धनात्मक ही आना है, और उसका घनमूल कर दो फिर भी वो संख्या कैसी, यानी क्या आएगा आपका, धनात्मक ही आएगा। समझ में आई बात? इसलिए x1 बराबर x2 हमने यहाँ पे लिया था और वो हमारा प्रूफ हो गया। अतः ये कैसा होगा, यह एक एक ही आपका फलन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक की बात करेंगे तो आच्छादक में वही चीज़ है, अपन वही चीज़ लेके चलेंगे कि अपन यहाँ पे कुछ अज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या रियल नंबर दे रखा है तो हम रियल नंबर ही अज्यूम करके चलेंगे। देखो माना मैंने कि 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, सॉरी प्राकृतिक संख्याओं से। n क्या है, हमारी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। अब 2 जो है प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, हमने देखा कि यहाँ पे लिखा भी रखा। अच्छा, ये n कौन सा, सह प्रांत होगा, ये क्या होगा, सह प्रांत होगा। अब 2 जो है वो n से बिलोंग कर रहा है सह प्रांत से। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान जो मुझे मिल रहा है वो क्या होगा, 2 इसके हिसाब से। इसलिए
यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 2 की पावर क्या आएगी 1/3। यहाँ जो पावर है वो इधर जब मैं अपोजिट करूंगा तो पावर किस में चली जाएगी, अपोजिट, उसमें भाग हो जाएगा उसका, समझ रहे हो ना, यानी विलोम में चली जाएगी उसकी जो पावर हुई। अगर इधर इसका क्यूब हो रहा है, इधर जाके वो क्या हो जाएगा, उसका घनमूल हो जाएगा। इधर घन हो रहा है तो इधर घनमूल हो जाएगा, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या x की जो वैल्यू है 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, क्या बच्चे, क्या ये जो संख्या है तुमको प्राकृतिक संख्या के इस समुच्चय में मिल रही है? बताओ क्या मिल रही है? बोलो नहीं मिलेगी भाई। ये जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय जो n है, जो कि प्रांत है, उसमें नहीं मिलेगी। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में मैंने क्या बोला, केवल और केवल सीधी सादी संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो, 11, इस तरीके की संख्याएं आपकी इस समुच्चय में आती हैं। समझ में आया? तो अतः ये समुच्चय हमारा, सॉरी, ये जो फलन होगा कैसा होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा। हम लिख देंगे कि चूंकि, यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 की पावर 1/3 समुच्चय n जो कि प्रांत है उससे बिलोंग नहीं कर रही है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अपन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि fx जो है पहले वाले की तरह ही है, इससे पहले वाला जो दे रखा है कि fx बराबर x3, लेकिन यहाँ पे जो मैपिंग करी गई है वो z से z में, z से z में मैपिंग इसकी करी गई है। z क्या होता है, z आपकी जो संख्या होती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक नंबर होते हैं आपके, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब चूंकि दोनों ओर पूर्णांक संख्या दे रखी है तो पहले अपन वही चीज करेंगे, एक एक ही निकालेंगे, उसके बाद में इसका आच्छादक निकालेंगे। ठीक है, तो एक एक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि x1, x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है z से, जो कि क्या है तुम्हारा प्रांत है। यानी x1 x2 तो संख्याएं हैं, दो वैल्यू हैं जो कि z से, जो कि हमारा प्रांत है, उससे बिलोंग कर रही है। ठीक है, समझ में आता है, समझ में बात आती है। तो अब यहां से क्या होगा, x1 x2 की वैल्यू जो है हम फंक्शंस में रखेंगे अपने में, वहां देखेंगे क्या हमको x1 x2 बराबर मिल रहा है या नहीं, fx1 बराबर fx2। ठीक है, तो इससे क्या होगा, x1 क्यू बराबर x2 क्यू, इससे क्या, जब हम नीचे इन दोनों और घनमूल ले लेंगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। ठीक है, समझ में आती बात। तो ये कैसा हुआ, एक एक ही संबंध हमारा, एक एक ही फलन हमारा कहलाया। तो अब हम देखेंगे आच्छादक के लिए कि क्या आच्छादक होता है या नहीं होता है। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कोई संख्या मानी, हमने क्या किया कि माना ये किसके लिए है, ये आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक के लिए है। अब इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो आच्छादक में हमने ये मान के चले कि हमारा जो संख्या 2 है वो बिलोंग कर रहा है z से। z कौन सा, सह प्रांत वाला, z जो है सह प्रांत वाला। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे जो है ना ये आपका प्रांत नहीं सह प्रांत आएगा। क्योंकि सह प्रांत किस लिए आएगा वो बता देता हूँ, क्योंकि x1 x2 की वैल्यू रखने पर जो आंसर आपको मिल रहा है ना वो सह प्रांत में ही तो मिलेगा भाई। हमने क्या बोला कि फंक्शन ऑफ fx जो है x3, लेकिन इसको हम आच्छादक के लिए क्या मानते थे, y मान लेते थे ना। तो y जो है वो x3 के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या लेके चलना है कि fx1 बराबर fx2, कहाँ मिलेगा आंसर, सह प्रांत में तो मिलेगा आंसर। तो इसलिए हम ये सह प्रांत होगा, ये भी सह प्रांत होगा, और इससे ऊपर जो हमने लिया था वहां पे भी हम क्या है सह प्रांत लिखेंगे। ठीक है, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है z सह प्रांत से। तो इसके लिए अब अपन देखते हैं आच्छादक के लिए क्या केस निकलता है हमारे लिए। तो फंक्शन ऑफ fx के लिए जो कंडीशन मिलेगी, जो कंडीशन हमको मिलेगी 2 बिलोंग्स टू z सह प्रांत के लिए। अब फंक्शन ऑफ fx हमको क्या दे रखा है, x3 दे रखा है। फंक्शन ऑफ fx जो है हमको क्या दे रखा है, x3 दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 2 जो हमें जो आंसर मिला है वो क्या है, एक आंसर है जो कि फंक्शन ऑफ fx की वैल्यू इधर मिला हमको 2। तो यहाँ से जब मैं x3 बराबर 2 लूँ और x की वैल्यू निकालूँ तो 2 का पावर क्या आएगी, 2 की जो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर 1/3, यानी 2 की पावर जो है 1/3 आ गई। सही है, तो अब क्या x की जो वैल्यू है, क्या ये तुमको समुच्चय z प्रांत में मिल रही है?
बताओ क्या x की जो वैल्यू है जिसकी पावर 2 जो कि क्या है 2 की पावर 1/3, क्या ये z में मिलेगी? जी नहीं, क्योंकि z कैसा समुच्चय तुम्हारा? पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्याओं में इस तरीके के नंबर नहीं आते हैं। पूर्णांक संख्याओं में क्या आता है आपका बच्चों? नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके 0 सहित वो आपका जो है पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है। माइनस इनफाइनाइट से 0 सहित पॉजिटिव इनफाइनाइट तक आपका जो मान होता है उनका पूर्णांक संख्याओं का वो जाता है। ठीक है, अतः ये जो हमारा फलन होगा कैसा होगा? आच्छादक नहीं होगा। हम लिख देंगे कि इसलिए या लिख देंगे चूंकि x बराबर 2 की घात 1/3 z से संबंधित नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ओके, सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x महत्तम पूर्णांक द्वारा इसको क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक। ठीक है, x को अगर इस तरीके से अगर आप प्रदर्शित करते हो, महत्तम पूर्णांक है आपका, इसमें बताया गया है द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r से r, यानी r से r में उसकी मैपिंग हो रही है, इसके लिए न तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ये हमको सिद्ध करना होगा। जहां इसने बताया कि x की जो वैल्यू है, x महत्तम मापांक की जो वैल्यू है वो क्या है कि x से या तो कम हो सकती है या x के बराबर हो सकती है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि फंक्शन ऑफ f(x) हमको क्या दे रखा है? महत्तम पूर्णांक रूप में दे रखा है। तो यहां से हमको क्या पता चला कि फंक्शन ऑफ f(x) की जो वैल्यू आएगी या तो x हो सकती है, क्योंकि इसने बोला x के बराबर होगा, या फिर x से कम हो सकती है। मान के चलो x - 1 ले लेते हैं, -2 -3। ठीक है, लेकिन x - 1 लेके चलते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो 2 संख्या हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, x और x - 1। तब हम क्या करेंगे? एक एकी के लिए तो एक एकी के लिए हम क्या करेंगे? हम लेके चलेंगे कि 1.1, 1.2 कोई 2 संख्याएं हैं जो कि आपके r रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। समझ में आई बात? क्या बोला हमने कि 1.1 और 1.2 कोई एक ऐसी संख्या है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, और चूंकि वो रियल नंबर होंगी भी। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन पहले क्या रखेंगे? 1.1, फिर क्या रखेंगे? 1.2। अच्छा, अब हमने मान के चले कि ये आंसर हमको मिल रहा है। अच्छा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 1.1 जो है 1.2 के बराबर हो? 1.1 क्या 1.2 के बराबर होगा? जी नहीं। अतः ये फलन हमारा कैसा होगा? एक एकी नहीं होगा। हमें लिख देंगे कि अतः फलन एक एकी नहीं है। ठीक है, हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब हम चलते हैं आच्छादक की ओर। आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए अब हम बात करेंगे। तो आच्छादक में क्या होगा? हमने क्या समझा कि हम कोई भी f(x) को y संख्या मानकर चलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ हम कोई एक ऐसा नंबर देखेंगे। अब चूंकि इसने बोला है कि ना तो एक एकी ना ही आच्छादक, तो हम देखेंगे कि क्या कोई एक ऐसा नंबर तो नहीं है जो कि इस फलन को आच्छादक परिभाषित नहीं करता हो। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या लिया? हम मान के चला क्या हो सकता है? हमने लिया कि माना कोई पॉइंट वैल्यू ऐसे मान के चलो 0.7 है। मान लो 0.7 जो रियल नंबर r से बिलोंग कर रही है, जो कि करेगी भी। ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम क्या बोलोगे कि फंक्शन ऑफ f(x) की जो वैल्यू है x महत्तम पूर्णांक, ठीक है, क्या वो 0.7 के बराबर होनी चाहिए इसके हिसाब से? तो क्योंकि 0.7 आंसर मिल रहा है वो इसका आंसर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि x जो महत्तम पूर्णांक है ना, वो 0.7 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि x महत्तम पूर्णांक का ऐसा कोई मान नहीं है जो कि x महत्तम पूर्णांक का प्रतिबिंब 0.7 बना सके। एक चीज ये भी समझ लो कि x महत्तम पूर्णांक का मान जो है वो सदैव पूर्णांक में आता है। यानी कि मैंने क्या बोला कि जो ये संख्या दे रखी है ना x का इस तरीके, सॉरी अब तुम्हें दिखाई देगा कि x जो है ब्रैकेट में महत्तम पूर्णांक जो है यहाँ पे, ये जो संख्या होती है इसका मान सदैव तुम्हें पूर्णांक में मिलेगा। और पूर्णांक नंबर कैसे होते हैं? z वाले नंबर आपके -∞ से 0 से +∞ तक। लेकिन 0.7 कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका अर्थ हो गया कि ये हमारा आच्छादक
फलन जो होगा वो नहीं होगा। हम लिख देंगे कि अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपका आंसर हो जाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने सीखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप चीजें समझ में आई हों। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई चीज समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी बेस्ट फ्रेंड है सबके साथ शेयर कर दो, अंधाधुंध शेयर कर दो गाइस। जितने भी लोग हैं तुम्हारे नोन में जो कि इस क्लास को पढ़ना चाहते हैं, सबको शेयर कर दो गाइस, और बता दो कि क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब मारो, और हाँ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूं आपसे एक और ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।